2024 के एस्पिरेंट्स जो इस साल प्री दे रहे हैं वो इस वीडियो की स्पीड को पहले ही 2x में कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपका टाइम उतना ना जाए। और ये हाई इम्पैक्ट हमारा जो PYQ की सीरीज है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, ये हमारी जल्द से जल्द कंप्लीट हो, राइट। हमारी कोशिश इस सीरीज में ऐसी है कि जितने भी यूपीएससी ने PYQ पूछे हुए हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से, उसमें से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेकर के साथ में अपना स्टैटिक हम रिवाइज कर पाएं। ये रिवीजन की सीरीज है, ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ एक रिवीजन की सीरीज भी है। साथ हम अपना स्टैटिक रिवाइज कर पाएं और उन चीज़ों को करंट से लिंक कर सकें कि करंट में क्या क्या हैपनिंग हो रही है। वीडियो में बने रहिए, ठीक है, थोड़ी देर बने रहिए, आपको पता चलेगा कि कैसे ये थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमारी ये यहाँ पे डिस्कशन रहने वाली है। देखिए, ये 2022 का PYQ है कि और ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे यूपीएससी आपके फियर को कैपिटलाइज करता है। पहली स्टेटमेंट बहुत फियरफुल, सेकंड स्टेटमेंट है ना, थर्ड स्टेटमेंट बहुत फियरफुल, लेकिन इसमें बीच में हिंट छोड़ रखे हैं कि इन ये क्या कह रहा है कि WHO ने 2022 में 2021 में एक्चुअली नई एयर क्वालिटी गाइडलाइन जो है इशू की थी, राइट। अब इन्हीं गाइडलाइंस पे इन्होंने 2021 में मेंस पे भी क्वेश्चन पूछा था, 2022 में इसमें प्री में क्वेश्चन आ गया कि 24 आवर मीन ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम एंड एनुअल मीन ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि इन अ ईयर हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन पोल्यूशन ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। नेक्स्ट आता है आपका कि PM10 कैन पेनेट्रेट लंग बैरियर एंड एंटर ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट आता है आपका एक्सेसिव जोन ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। देखो, इसके साथ ना आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि भैया ओजोन का जो पोल्यूशन है डेफिनेटली हमने हर जगह पढ़ा हुआ है कि इससे अस्थमा वगैरह, राइट, इवन आपकी जो, ठीक है, आईज में इरिटेशन होना, ठीक है, नर्वस न्यूरल डैमेज एटसेट्रा होना, ये सब चीज़ें इससे होती है। तो ये फोर्थ वाली तो हमारी करेक्ट होगी, इसे हटा दो। अब भैया ये जो है ना, ये यूपीएससी का पुराना खेला है, जहाँ 2.5 आना है वहाँ वो 10 कर देंगे, जहाँ 10 आना है वहाँ वो PM2.5 कर देंगे, राइट। एक्चुअल में ये PM क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर का ये जो 10 है और 2.5 है, ये क्या होता है, ये इनका साइज होता है माइक्रोग्राम में, ठीक है, सॉरी, इनका माइक्रोमीटर में ये जो है ये साइज रहता है। अब भैया जो छोटे साइज वाला है वो घुसेगा ना आपकी ब्लड स्ट्रीम में, ऐसा थोड़ी ना है कि बड़े कंकड़ पत्थर या फिर, है ना, बड़े साइज वाली चीज उतनी इजीली नहीं घुस पाएगी जितना आपके छोटे साइज वाली पार्टिकुलेट मैटर आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुसेगी। तो इसी को एक तरीके से गेस करके आप जो है आंसर तक पहुंच सकते थे। ये आपको पता ना भी हो, नहीं भी होना चाहिए, समझ रहे हो। ये जरूरी नहीं है, अब हमें रटना नहीं है कि इनकी WHO की गाइडलाइंस क्या है, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ से फ्यूचर में वो क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे। एक्चुअल में यहाँ से स्टैटिक की चीज एक ये भी है कि भैया ओजोन पोल्यूशन क्या इंक्लीमेंट वेदर में ज्यादा होता है। जब आप इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, इंक्लीमेंट का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है। क्या अस्थाई वेदर में, अस्थाई वेदर का मतलब होता है जहां बादल हो, ठीक है, बादल हो, वर्षा हो रही हो, क्या ऐसे वेदर में आपका ओजोन पोल्यूशन ज्यादा होता है? नहीं भैया, ओजोन पोल्यूशन इज एक्चुअली ए फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग। जो ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जा रही है वो अलग होती है। ओजोन पोल्यूशन इज अबाउट ओजोन जो कि आपके, ठीक है, ओजोन जब आपके ट्रोपोस्फियर में आना शुरू हो जाए उसे हम कहते हैं ओजोन पोल्यूशन। स्ट्रेटोस्फियर वाली ओजोन तो हमें प्रोटेक्ट करती है, ओजोन जब आपके ट्रोपोस्फियर में बनना शुरू हो जाए वो भी ओजोन, ठीक है। अब इसकी एक लंबी रिएक्शन है, उसके पीछे हम नहीं पड़ेंगे, राइट। ओजोन को, अब इसी को, ठीक है, ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग होती है इसी को हम ब्राउन गैस भी कहते हैं, ब्राउन गैस भी कहते हैं। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड एटसेट्रा, ओजोन वगैरह सब कुछ मिलकर के बनते हैं। याद ये रखना है कि ओजोन आपकी नॉर्मली गर्मियों में बनती है, जितनी ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है, ओपन वेदर होगा और साथ में इसे पर्टिकुलेट मैटर भी मिलेगा, राइट। और साथ में इसे कुछ ऐसे, ठीक है, जो जो ऐसे सब्सटेंस होंगे, राइट, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर है ना का ऑक्साइड हो गया, जो ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट कर सके O2 के साथ, इसे पहले ब्रेक डाउन कर सके, रिएक्ट कर सके, और फिर जो ब्रेक डाउन वाला O2 होगा, जैसे O और O निकलेगा, वो फिर ऑक्सीजन के साथ फिर से यहाँ पे बाइंड कर जाएगा और O3 बना देगा, समझ रहे हो। इन अ नटशेल भैया जितनी ज्यादा धूप होगी उतनी ज्यादा फोटोकेमिकल स्मॉग बनेंगे। ये यहाँ से स्टैटिक की चीज है, यहाँ से जो हमने पकड़नी है। लेकिन ये जो एयर क्वालिटी की गाइडलाइंस है, ठीक है, WHO की एयर क्वालिटी की गाइडलाइंस, ये 2005 में इनके स्टैंडर्ड थे, ये 2021 के इनके स्टैंडर्ड है, राइट। PM2.5 एनुअल मीन 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए। ये रटना नहीं है, क्यों नहीं रटना है मैं बताऊंगा अभी, फिर ये पढ़ना क्यों है ये भी मैं बताऊंगा अभी। PM10 है, PM10 एनुअल मीन सिर्फ 15 माइक्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी PM10। भैया ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट के स्टैंडर्ड है, ठीक है, इंडिया के जो नेक के स्टैंडर्ड है, जिसमें कि कितने पॉल्यूटेंट मेजर किए जाते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
नेक्स्ट में हम कितने पोल्यूटेंट मेजर करते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट में स्टैंडर्ड हमारे डिफरेंट है। WHO कम, ठीक है, जो प्रेस्क्राइब करता है कि भैया आपकी ईयर में, ठीक है, कितना कितना पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 या कितना PM10 होना चाहिए, उससे हमारी लिमिट ज्यादा है। दैट मीन्स वी आर अलाउइंग मच मोर, जिसे कि यहाँ पे हाइपर पोल्यूशन के लेवल पे रख दिया जाएगा WHO के ठीक है रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। हमारी जो रेगुलेशन है ये बहुत रिलैक्स्ड है। हमारे यहाँ पे इतना सारा PM2.5 जो है अलाउड है, इतना सारा PM10 जो है ये अलाउड है ईयर में, ठीक है, बने रहना। बस इतना याद रखना है, 40-60 ये नंबर याद नहीं रखना है। याद ये रखना है कि जो नेक्स्ट है दे आर नॉट कॉपिंग द WHO का ये स्टैंडर्ड्स, समझ रहे हो बात को, या फिर दे आर नॉट एग्जैक्टली फॉलोइंग द सेम स्टैंडर्ड। हमारे यहाँ पे काफी नॉर्मल, काफी रिलैक्स्ड और मतलब ज्यादा पोल्यूशन अलाउ किया जाता है इन अ नटशेल। क्यों? क्योंकि भैया हमने देख लिया है 2019 में उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी कि इंडिया में जो वेटलैंड प्रोटेक्शन का लॉ है, क्या ये रामसार की रिकमेंडेशन पे बना हुआ है? नो, है ना, वो भी बिल्कुल इसी ग्राउंड पे था, ऐसा ही क्वेश्चन बनाया हुआ था, वैसा ही यहाँ पे। अब देखिए ये गुच्ची मशरूम पे आया हुआ था कि भैया गुच्ची मशरूम एक्चुअल में जो हिमाचल वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, जो JNK से है या फिर जो उत्तराखंड से है उनको पता है कि गुच्ची मशरूम हिमालयाज में कितना पाया जाता है, कि इट इज अ फंगस। हाँ भैया मशरूम फंगस ही तो है। नेक्स्ट, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। सम हिमालयन ऐसा भी नहीं बोला हुआ है कि यहाँ यहाँ यहाँ, सम हिमालयन, हाँ भैया हिमालयन। देन इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। भैया ये झूठ बात है ना, फॉरेस्ट एरिया में ग्रो होता है, कमर्शियली कल्टीवेट हो रहा है। हालांकि एक बात याद रखना, अगर वो ऐसा बोला बोला होता ना, इट कैन नॉट बी कमर्शियली कल्टीवेटेड या फिर आर्टिफिशियली ये कल्टीवेट नहीं होगा, तो भी ये स्टेटमेंट आपकी गलत होती है। ठीक है, ये कमर्शियली कल्टीवेशन अब इसका शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन है ना, मतलब कई जगह इसे कमर्शियली कल्टीवेट किया जा रहा है, एटलीस्ट इसके जो है ठीक है, इस पे रिसर्च चल रही है, टू बी मोर प्रिसाइज इस पे रिसर्च चल रही है। ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है कि हाँ आर्टिफिशियली हम ये कल्टीवेट कर रहे हैं, तो कल्टीवेट हो सकता है। लेकिन भैया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ऐसी कोई कमर्शियल कल्टीवेशन हो रही है, इसका कोई एविडेंस नहीं है ना। किया जा सकता है लेकिन क्या हो रहा है? नहीं। इसीलिए 1 and 2 इज द आंसर। लेकिन हमने यहाँ से गुच्ची मशरूम के पीछे नहीं पड़ जाना है, राइट। एक्चुअल में ये जो है ये ट्रेंड इनका नया नहीं है। 2023 में यहीं से इन्होंने क्वेश्चन बनाया गुच्ची मशरूम, जिसमें कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहती है, इसी पे इन्होंने क्वेश्चन बनाया कि सम मशरूम्स है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, भैया गुच्ची मशरूम में होती है। देन सम मशरूम्स है साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, सम बोला है ना, सम बोला है, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, होगी होगी। अगर इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्या इनमें साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती? साइको एक्टिव मतलब कोई मान लो ड्रग में इसका यूज किया जा सके, कोई इस तरीके से जो आपके नर्वस सिस्टम को चेंज कर सके, थोड़ा उसमें शिफ्ट ला सके। देन सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। भैया अगर मेडिसिनल हो सकती है, इंसेक्टिसाइडल क्यों नहीं हो सकती? इनफैक्ट बहुत तो पॉइजनस होते हैं बहुत सारे मशरूम। देन सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। बिल्कुल भैया, एक्चुअल में मेघालय में, ठीक है, मेघालय मशरूम, इसके बारे में सर्च करना चाहे, पहला मशरूम ऐसा जो है ये 2020 के आसपास डिस्कवर हुआ था, मेघालय मशरूम, जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस देखा गया था, समझ रहे हो? तो ऑल फोर इज द करेक्ट आंसर। तो है ना, इस तरीके के वो आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं कि भैया ऐसा होगा या नहीं होगा। कोई इसमें बहुत ही ज्यादा सोच ले तो आप ओनली 3, ओनली 2, ओनली 1 इनमें से कुछ भी लगा दोगे, आंसर इज ऑल फोर। देन अगेन यहाँ देखिए, व्हाट इज द मोड ऑफ, यहाँ से हमने ये चीज उठानी है कि मशरूम जो है किस तरीके से अपना खाना खाता है। क्या ये फोटोसिंथेटिक है, क्या ये कीमोसिंथेटिक है, क्या पैरासाइटिक है, क्या सेप्रोट्रॉफिक है? एक्चुअल में मशरूम जो है ये सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। अब ये सेप्रोफाइट क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ या फिर सेप्रोट्रॉफिज्म क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिज्म, ये मान लो ये कोई पौधा है या कोई मशरूम है, तो ये अपनी बॉडी के बाहर, ठीक है, मशरूम उगते कहाँ पे हैं? ऐसी जगह में जहाँ किसी चीज का, किसी ऑर्गेनिक मैटर का डीके हो रहा हो, ठीक है। अब वहां पे ये उग रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये खाना अंदर नहीं लेते हैं, ये उस डिकेइंग मैटर को अंदर इंजेस्ट नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, बाहर कुछ केमिकल भेज देंगे, अपने चारों तरफ केमिकल छोड़ देंगे, और वो केमिकल रिएक्शन करवाएगा और बाहर ही इसे डीकम्पोज करके, बाहर ही इसको डाइजेस्ट करके, इससे जो है कुछ एक ठीक है, कुछ एक रस सिक्रीट करेगा, उसी चीज को ये अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, समझ रहे हो? वहां से इनको न्यूट्रिशन मिलेगा। दिस इज सेप्रोट्रॉफिज्म। ये अलग होता है, समझ रहे हो? सेप्रोट्रॉफिज्म अलग होता है आपके, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आपके ठीक है, स्केवेंजर्स हुए, स्केवेंजर्स आर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डेड मैटर को खा जाते हैं, वो इंजेस्ट करते हैं, वो अंदर इंजेक्शन करते हैं उन चीजों का, ठीक है। सेप्रोफाइटिक
ठीक है, सेप्रोट्रॉफिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम स्कैवेंजिंग एटसेट्रा, या फिर जो डिफरेंट अदर मोड ऑफ, है ना, या फिर पैरासिटिज्म एटसेट्रा। बट यहाँ से आगे क्वेश्चन क्या बनाएगा वो कि आर ऑल मशरूम सेप्रोफाइटिक? नहीं भैया, सारे मशरूम सेप्रोफाइटिक नहीं होते हैं। कुछ एक मशरूम जो है, कुछ एक मशरूम इवन आपके, ठीक है, कुछ एक सेप्रोफाइटिक है, कुछ एक मशरूम जैसे भी हैं जो कि एसोसिएशनल होते हैं, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं एसोसिएशनल मशरूम, राइट। जैसे आप देख सकते हैं माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है, ये स्पेलिंग अपने हिसाब से देख लेना। माइकोराइजा क्या करता है, पौधों की जड़ों में, ठीक है, जड़ों में ये बैठता है। ये पौधे को हेल्प करता है आसपास से न्यूट्रिशन को खींचने में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को खींचने में, और पौधा इसको अपनी जो एनर्जी है, ठीक है, उसका एक पार्ट देता है। समझ रहे हो? तो एक तरीके से एसोसिएशनल रिलेशनशिप भी इनकी होती है। तो डिफरेंट टाइप के आपके मशरूम हो सकते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सारे नहीं होते हैं सेप्रोफाइटिक। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज द फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन, या फिर सॉरी सारे मशरूम तो क्या, सारा फंगस, है ना, टू बी प्रिसाइज, सारे फंगस जो है वो सेप्रोफाइटिक नहीं होते हैं, है ना, टू बी प्रिसाइज। ये मैंने मशरूम इधर फंगस कह रहा है क्योंकि मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंगस एक्चुअल में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी? देखो उसी कॉन्सेप्ट पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ये बॉडी के बाहर जो है ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, उसके बाद अंदर इंजेस्ट करते हैं। देन इसी पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था। देखो ये जो, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होता, ये क्वेश्चन पढ़ा होता, तो आप इसके नजदीक आ जाते हैं, यहाँ पे आंसर के नजदीक आ जाते हैं। भैया इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग इन सरफेस विदाउट सॉइल? जब हमें मालूम हो गया कि भैया जो मशरूम है ये सेप्रोफाइटिक प्लांट होता है नॉर्मली, है ना, और ये खुद अपना खाना इस तरीके से नहीं बना रहा है, तो भैया सिर्फ खाली सॉइल में ये जिंदा कैसे रह पाएगा? जब ये ना तो फोटोसिंथेसिस करता है, नॉर्मली मशरूम आपके फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, तो इसे तो हटा ही दो, है ना। बचा आपका टू ओनली है, टू एंड थ्री। थ्री जिसको पता है मॉसेज, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ, देर इज अ मॉस नोन एज कैरिबाओ मॉस, ठीक है। कैरिबाओ एक एनिमल होता है जो कि आपके अंटार्कटिक या फिर आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, ठीक है, पोलर रीजन में। कैरिबाओ करके जाकर के देखना, एक चूहे जैसा एनिमल होता है, तो वो इस मॉस को खाता है बड़ा इंटरेस्ट से, है ना। दैट मीन्स आर्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक रीजन में, अगर वहां पे भी बेयर रॉक्स में ये उग पा रही है ना, अगर अंटार्कटिक रीजन में मॉस उग पा रही है, दैट मीन्स बेयर रॉक पे भी उग पाएगी, है ना। अनडिस्प्यूटेडली आपका टू एंड थ्री इसका आंसर होना चाहिए, लाइकन एंड मॉसेस। लाइकन पे तो पहले भी बहुत सवाल पूछे हुए हैं। आप मुझे बताएंगे, लाइकन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। दूसरा, जो, ठीक है, इंडिया का पहला फर्मेनियम है, फर्मेनियम है, इंडिया का पहला फर्मेनियम कौन सी स्टेट में है, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज कौन से नेशनल पार्क में बना हुआ है, ठीक है। दूसरा आपने बताना है कि पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, क्रिप्टोगेमिक गार्डन इंडिया में कौन से स्टेट में बना हुआ है? ये एक हिमालयन स्टेट है, ठीक है, पड़ोसी ही है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब यहाँ से हमने यही नहीं रुकना है भैया, यहाँ से हमने कुछ और पीवाईक्यू भी देखने हैं। फॉर एग्जांपल रेड सेंडर्स पे क्वेश्चन बना था 2016 में, ये क्यों जरूरी है मैं बताऊंगा, इस साल के लिए क्यों जरूरी है मैं बताऊंगा। इस स्टेटमेंट को पढ़ो पॉज करके, कि इट इज अ स्पीशी फाउंड इन द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। नहीं भैया, ये आपके एक्चुअल में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इन एरियाज में रेड सेंडर्स ज्यादा पाया जा रहा है, एंडेंजर्ड कैटेगरी का है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि रेड सेंडर्स को वापस एंडेंजर्ड कैटेगरी में फॉल बैक करवा दिया गया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। एक और रीजन है, मैं बताऊंगा, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड सेंडर्स इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आया ना आया वो अलग बात है, लेकिन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह, यहाँ भैया रेन फॉरेस्ट कब से होने लगा? यहाँ तो श्रबलैंड्स वगैरह नॉर्मली पाए जा रहे हैं, तो ये ट्रॉपिकल डिसीडियस टाइप का एक जो है फॉरेस्ट है। जैसे पिछले साल उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनमें से ठीक है, इनमें से ट्रॉपिकल डिसीडियस कौन कौन से पौधे हैं, तीन इन्होंने ऑप्शन दे दिए थे, इबोनी वगैरह, रोजवुड वगैरह, आई थिंक, राइट। उसमें कटहल का भी ऑप्शन था, 2023 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ऐसे ही वो रेड सेंटर्स में पूछ लेंगे भैया कैसा है, रेन फॉरेस्ट है क्या? नहीं भैया, ये ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट टाइप का है, तो इसे तो हटा ही दो। फर्स्ट इज द आंसर। एक्चुअल में जो सेंडर्स है ये दो तरीके का होता है। नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है व्हाइट सेंडर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। साउथ इंडिया में पाया जा रहा है रेड सेंडर, वो भी नॉर्मली तेलंगाना वगैरह के एरिया में और आंध्र प्रदेश के एरिया में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भैया एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसे वापस डाल दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिशन चलाए हुए हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से आपको वो रक्त चंदन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन रक्त। अब एक बात और, जो लोग 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर ये चीजें नहीं पता है तो छोड़ दो, समझ लो, इनको अगर ये चीजें नहीं पता है तो दिमाग में ज्यादा बोझ मत डालो अपना, जो ठीक है, जो आपका स्टैटिक है उसे कवर करो। जिनको पता है उनके लिए रिवीजन हो रहा है,
राइट, क्योंकि इस टाइम पे रट्टे मारने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा क्या और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इम्पोर्ट ऑफ रेड सेंडर्स इज प्रोहिबिटेड वाइल एक्सपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ से ये क्वेश्चन बनाएगा वो, क्या इंडिया में इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट दोनों प्रोहिबिटेड है? नहीं भैया, एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। इम्पोर्ट इंडिया में प्रोहिबिटेड है, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, रेड सेंटर्स भैया इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ये देखिए ये रिसेंट का आर्टिकल है, इसमें ओ सॉरी मैं इसमें वो डेट डालना भूल गया। बहुत ही रिसेंटली क्या हुआ है, साइट की जो रिव्यू मीटिंग हुई, इसमें इसमें ठीक है, इसमें रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड, जो आरएसटी सिस्टम है, आरएसटी सिस्टम से इंडिया को निकाल दिया है, मतलब बाहर कर दिया है। बाहर करने का मतलब कि ये पॉजिटिव है। पहले इंडिया को आरएसटी में रखा गया था, राइट। क्यों? क्योंकि भैया एलिगेशन लगाए जाते थे कि भारत से रेड सेंटर्स के अवैध जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब साइट्स में तो हमें मालूम है कि भैया जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको रेगुलेट करने की बात की जाती है, रेगुलेट करने की बात की जाती है। जो इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा कि रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड मैकेनिज्म ये किस चीज से रिलेटेड है, ये साइट से रिलेटेड है। ये कैसा मैकेनिज्म है, जिन कंट्रीज को जिस गुड के लिए इस रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड में डाला जाएगा, उन पे साइट्स की जो गवर्निंग काउंसिल होगी या फिर जो इनकी ठीक है एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, वो थोड़ा एडिशनल चेक रखेगी, वो बार बार इस पे चेक रखेगी, ठीक है, बार बार इंस्पेक्शन करेगी रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड के लिए। तो अब भूपेंद्र हुड्डा जी, ये भूपेंद्र यादव जी क्या कह रहे थे कि भैया अब जो है हमें इससे बाहर रख दिया गया है, और जो रेड सेंटर्स को कल्टीवेट करने वाले फार्मर्स है, ये उनके लिए अच्छी खबर है कि भैया अब जो है आप अच्छे से इसका ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, दिस प्रोसेस थ्रू विच साइट्स स्टैंडिंग कमेटी प्लेसेस इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी, हाँ ये हमने ऑलरेडी देख लिया। तो लगभग 2004 के आसपास जो है रेड सेंटर्स को इसमें डाला गया था। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि भैया हाँ इन चीजों पे क्वेश्चन फाइनल में पूछ सकते हैं वो। रक्त चंदन किस चीज से रिलेटेड है, याद रख लेना, लाल रक्त खून कैसा होता है, लाल, रेड सेंटर से रिलेटेड है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, ठीक है। नेक्स्ट, एंडेमिक है भैया ये ईस्टर्न घाट के लिए, वेस्टर्न घाट बोल देगा तो नहीं, एंडेमिक है, एंडेंजर्ड है, ठीक है। और भैया ये ये इनका इंपॉर्टेंट यूज है कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में, और भैया इसकी जो परफ्यूम है वो बड़ी मस्त बनती है, ठीक है। कभी पैसा हाथ में आए तो इसकी परफ्यूम जरूर है। ओके, सो हाँ ये बीच में ऐसे ये ठीक है। मुझे जैसे कल भी मैसेज आया एक का कि राइट दे शी वांटेड टू एनरोल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स। ऑल्दो मैं आप सभी को अभी सजेस्ट करूंगा कि ना तो इसमें और ना ही किसी दूसरे कोर्स में इस टाइम पे, ठीक है, नए कोर्स में एनरोल करो। लेकिन फिर भी अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर को साइंस एंड टेक मान लिया है, या फिर जो अभी डरे हुए हैं, जिनके टेस्ट सीरीज वगैरह में साइंस एंड टेक के अच्छे से चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, राइट, या फिर जिन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो ये एक कोर्स है। अराउंड 23 घंटे में पूरा साइंस एंड टेक इसमें कवर किया गया है। आपको जो है इसकी एक्सेस मिल जाएगी, राइट। अगर आपको एनरोल करना है तो नेक्स्ट 4 या 5 दिन में, जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 4 या 5 दिन के अंदर आप कोशिश कीजिए कि मतलब अगर आपको एनरोल करना है, हालांकि नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी अति अगर है तो आप एनरोल कर सकते हैं। 2000 रुपीज इसका जो है प्राइस है, राइट। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और इसके रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे। 2x में आप इस चीज़ को अगर देखेंगे तो 22 घंटे को आप नॉर्मली डेली 2 घंटे दे करके अराउंड आप, ठीक है, 5 या 6 दिन में आप इसे कवर कर देंगे। और अगले 18 दिन में फिर जो बचते हैं, ठीक है, 17-18 दिन, उसमें 2-3 बार आप रिवीजन भी कर सकते हैं इन्हीं वीडियोस को बार बार देखते हुए। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल यू कैन एनरोल इट, राइट। देन नेक्स्ट आता है कि विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप। अब यहाँ से भी हमने हिंट छोड़ना है, हिंट सोचना है कि एग्जामिनर आपसे क्या यहाँ पे, ठीक है, कैसे वो फंसाने की कोशिश करता है, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। हमने यहाँ से कुछ रटा नहीं है, ये बहुत, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हैवी हो सकती है आपके लिए ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक हिंट है कि एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, हो सकता है एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन ऑयल सीड, हो सकता है, हमें नहीं मालूम भैया। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन शुगर केन, भैया हो सकता है, हमें नहीं मालूम। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडीली डिक्रीज्ड, दिस इज द हिंट। हटाओ इसे, हटाओ इसे। स्टेडीली का मतलब क्या है, लगातार। डिक्रीज का मतलब क्या है, भैया बार बार गिर रहा है। क्या कभी, समझ रहे हो? अब यहाँ ये भी नहीं ड्यूरेशन दी हुई है कि कब से गिर रहा है, क्या लगातार गिर रहा है? क्या इकोनॉमी में कुछ ऐसा होता है जो लगातार हो? नॉर्मली नहीं होता है। 2 साल तक लगातार हो, 3 से 4 साल के बाद ये साइकिल जो है बिगड़ जाते हैं। ये आपने हिंट यहाँ से छोड़ना था, पकड़ना है। पर ऐसे हिंट वो आपको देगा, नॉर्मली वो देगा। 1 and 3 इज द राइट आंसर। एक्चुअल में जो, ठीक है, जो शुगर केन कल्टीवेशन का एरिया है ये इंक्रीज हो रहा है, राइट। दूसरा कि एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन शुगर केन, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन है वो राइस की कल्टीवेशन होती है। सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन का एरिया है, मोस्ट कल्टीवेशन का एरिया वो राइस है, ठीक है।
ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट बात है ऑयल सीड्स में, अब याद रखना है ऑयल सीड्स जो है इंडिया ठीक है, ऑयल 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 सीड्स नहीं, ऑयल जो है इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। दूसरी बात यहाँ से ये भी याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे एग्रीकल्चर इंपोर्ट होते हैं वो ऑयल सीड्स के होते हैं। ये भी याद रखनी है, इस पे उन्होंने PYQ पूछा था। सबसे ज़्यादा हमारे जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो ऑयल सीड्स के हो रहे हैं। इसीलिए तो हमने वो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम ये इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए तो हम आजकल धारा मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, एक ऐसा मस्टर्ड उगाने की जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, जिसमें 2 जीन जो है न्यूज़ में रहते हैं, बारनेज और बारस्टार टाइप के जीन, ठीक है, जिसका काम क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना। रिवीजन क्लियर 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 क्लियर। नेक्स्ट, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट कि आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग करेक्ट, हाँ ये करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं भैया किसी ने, मैंने ये इसीलिए यहाँ पे डाला हुआ है क्वेश्चन कि ओस अमन और बोरो, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की वेराइटीज है, ये राइस की वेराइटी है। बाकी हमने पढ़ना ही नहीं है कि इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, पता है भैया यहाँ भी दिया हुआ है कि ये राइस जो है खरीफ क्रॉप है। देन है ना 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इज अंडर दिस कल्टीवेशन, ये भी याद रखना है। राइस ना 1/4 ऑफ टोटल कल्टीवेबल एरिया को जो है ये कर रहा है, ठीक है, और ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ये मोस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो है आपकी इसमें राइस। ओहो ओहो ओहो, हम बहुत पीछे आ गए, बहुत पीछे आ गए। ओके ओके, सॉरी गाइस, मैंने ना इसमें एस्केप दबा दिया और इसकी वजह से, खैर छोड़िए, जितना हुआ उतना हुआ, राइट। मुझे आपको ये चीज़ें भी बतानी थी, हालांकि लंबी भी होगी ये वीडियो काफ़ी, ठीक है, यहीं पे जो है पॉज करते हैं। आई होप ये सेशन जो है आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो भैया कमेंट में आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है कमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आपको शेयर करने को नहीं बोलता हूँ, कुछ और करने को नहीं बोलता हूँ, है ना। सब्सक्राइब मन करता है जिन जिन का वो कर लेते हैं, कम से कम कमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया कीजिए। मुझे लगता है जिंदा आदमी को जो है पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू।